हाय दोस्तों, मैं हरिशंकर विश्वकर्मा। आज पर्यावरण के कुछ GK/GS टॉपिक के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और वनडे एग्ज़ाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। और कोशिश करिए आप लोग इसे लिख के याद करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी बताऊंगा आज वो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, अब पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताने की कोशिश करिए और नोट करिए। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, संबंधियों में शेयर करें और लाइक करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने। विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? ये पूछ रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। ये आपको बताना है 1972, 1992, 2021, 1986। तो चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नीचे दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में ये पारित किया गया दोस्तों। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन ए को टिक किया है, बहुत बहुत आगे है। कई परियोजनाएं जो लागू की गई हैं उनके बारे में मैं लिखा हूँ, उनको बताने की कोशिश करता हूँ। शेर परियोजना 1972 में ये भी पारित किया गया। बाघ परियोजना 1973 में, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसके लिए मैं इनको विशेष करके लिया हूँ। अगला है मगर प्रजनन परियोजना 1974 में, मगर के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए 1974 में अधिनियम आया। अगला है हिम तेंदुआ परियोजना, जो कश्मीर या हिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके लिए ये परियोजना लाई गई 1987 में। अगली परियोजना है हाथी संरक्षण के लिए 1992 ईस्वी में। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसे आप लोग नोट कर ले, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला आगे है पर्यावरण के ही संबंध में। पर्यावरण पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला जो सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 ईस्वी में, 5 जून 1972 में हुआ था। उसकी थीम थी एक ही पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है। उन लोगों ने इस तरह का थीम नाम दिया था। 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 1972 में पर्यावरण के संबंध में हुआ था, 5 जून 1972 में। 5 जून, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। बाद में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। 5 जून 2022 की थीम 50 वर्ष बाद वही थीम वापस लाई गई है, एक ही पृथ्वी। परीक्षा में पूछ सकता है कि 5 जून 2022 की थीम क्या थी, तो एक ही पृथ्वी। अभी 2022 की ये थीम है, तो इसको आप लोग याद करें। 50 वर्ष बाद वही 1972 में जो थीम थी, पहली बार वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लाया गया था थीम, वही थीम वापस दोहराया गया है। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। फिर भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया, पारित हुआ 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए, ध्यान रहे, पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया। फिर 72 के बाद एक और सम्मेलन हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन इसको बोलते हैं। रियो 1972 में हुआ था। ये भी पर्यावरण के संबंध में हुआ था, पर्यावरण को ही लेके हुआ था। 20 साल बाद, 72 के बाद 20 साल बाद हुआ था। अगला है भारत में जो पारित हुआ ये 1986 में।
जो विश्व में हुआ था वो 1972 में, 5 जून 1972 में। भारत ने घोषित किया है शून्य कार्बन उत्सर्जन। भारत ने एक घोषणा की है कि भारत को शून्य कार्बन मतलब कार्बन मुक्त भारत बनाना है 2070 तक। इसे 2021 में इन्होंने मोदी सरकार ने घोषित किया था कि भारत को 2070 तक कार्बन मुक्त करने का लोगों ने लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने CFC, अगला क्वेश्चन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पश्चात ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? ये पूछ रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। पहले स्थान पे क्लोरोफ्लोरो मतलब क्लोरीन, फास्फोरस और कार्बन, तो पहले स्थान पे तो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है जो नष्ट करती है ओजोन परत को, ये बताना है आपको। तो ध्यान रहे ओजोन परत को पहली गैस है क्लोरीन, दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखें आप लोग कि दूसरी गैस क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे कुछ इसके बारे में बताया गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। ग्रीन हाउस मतलब जो गर्मी पड़ती हो ग्रीन हाउस गैसों के ही रीजन से, तो उसके लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन, मीथेन और जल वाष्प। सबसे ज़्यादा जल वाष्प जिम्मेदार है, दूसरे पे कार्बन है, तीसरे पे मीथेन है। ओके, चलते हैं आगे। जल वाष्प मतलब बारिश के समय में जल वाष्प होता है ना, गर्मी पड़ती है, तो वो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं। अगला है ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया? ये पूछ रहे हैं कि ओजोन परत का जो क्षरण हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर, वो किसके द्वारा पता लगाया गया सर्वप्रथम? विल्सन। अगला है बी नॉर्मन मायर। अगला है वाल्टर ग्राहम रोजेन। डी है जोसेफ फारमैन। ओके, ये बताना है ओजोन परत का संरक्षण। तो ध्यान रहे कि इसका ओजोन के क्षरण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फारमैन ने लगाया था 1985 में। इन्होंने ही बताया था कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। आगे है कि डब्ल्यू जी रोजेन, इनको वाल्टर ग्राहम रोजेन भी कहते हैं। तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम इन्होंने ही डब्ल्यू.जी. रोजेन ने ही प्रयोग किया था। कभी कभी पूछ सकता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया। अगला है विल्सन ने जैव विविधता शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम इसको परिभाषित किया। संकल्पना मतलब परिभाषित किया। विल्सन ने जैव विविधता शब्द की संकल्पना, जैव विविधता को परिभाषित किया था 1986 में। ये ध्यान रहे 1986 में विल्सन ने इसे परिभाषित किया था जैव विविधता शब्द को। इसलिए विल्सन को जैव विविधता का पिता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसकी डिफिनेशन व्याख्या के साथ दिया था। इसके लिए उसको फादर ऑफ कहते हैं जैव विविधता। अगला है डॉक्टर नॉर्मन मायर ने 1988 में जैव विविधता हॉट स्पॉट का नाम दिया था। जानते हैं भारत में हॉट स्पॉटों की संख्या 4 है। अगला है जोसेफ फारमैन ने 1985 में
1985 में ओजोन क्षरण का पता लगाया था। दक्षिण ध्रुव गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का क्षरण का इन्होंने ही सर्वप्रथम पता लगाया था, जोसेफ फारमैन ने। अगला है, भारत में जैसा कि मैं बताया कि हॉट स्पॉटों की संख्या 4 है, जैसे दक्षिणी ये, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मानों की संज्ञा, आर्थिक मानों की संज्ञा किस काल के मानव को दी गई है या प्रदान की गई है? आर्थिक मानव, आर्थिक मतलब कहते हैं कि कृषि से जुड़ा है। आर्थिक मानव किस आर्थिक मानव की संज्ञा किस काल के मानव से दी गई है? जब मानव कृषि करना प्रारंभ किया तो उसी को आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई है। ध्यान रहे, इसे नोट कर लो आप लोग। कृषि काल के मानव को जब कृषि करना प्रारंभ किया तो उसे आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। पातादाता मानव उसको कहते हैं, कभी कभी पूछता है कि पातादाता मानव किसे कहते हैं या पातादाता मानव की संज्ञा किस काल के मानव को प्रदान की गई है? तो आखेटक, जब मानव आखेट करता था, जानवरों को मार के खाता था, प्रकृति से चीज़ों को प्राप्त करके खाता था और फिर उनके बीजों को छींट देता था, इधर उधर वो जाम जाते थे, फिर वो तैयार होते थे, तो उस मानव को पातादाता मानव कहते हैं। और कृषि काल में मानव हर बीज को इकट्ठा करके रखता था, फिर बाद में वो कृषि के लिए उस टाइम निकालता था, कृषि करता था। अगला है, आर्थिक मानव की संज्ञा किस काल के मानव को दी गई है? तो कृषि काल के मानव को दी गई है। पशुपालन काल के मानव, जब पशु पालने लगा मानव, जब पशुओं को पालने लगा, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते को पालने लगा, तो उसे सामाजिक मानव कहने लगे। अब वो सामाजिक स्तर को समझने लगा। अगला है, नीचे मैं वही लिखा हूँ, सर्वप्रथम मानव पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया था, कृषि काल में किया था, इसी का हम आर्थिक मानव काल कहते हैं। मतलब कृषि छेड़छाड़, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया था, जंगलों को काटा और फिर कृषि प्रारंभ कर दी, तो इसी को कहते हैं कि आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई, कि मानव ने जंगलों को काट के कृषि स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तो उसे आर्थिक मानव की संज्ञा दी गई। पशुपालन काल में मानव समूहों में रहना प्रारंभ किया, इसलिए सामाजिक मानव कहलाया। अगला है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? ये बताना है आपको। 1988 में प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? पहला है ऑप्शन ए 1988 में, बी है 1972 में, सी है 1986 में, डी है 1987 में। तो चेरनोबिल दोस्तों मैं बता दूं, यूक्रेन में, आज यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही, तो ये यूक्रेन में ही चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना हुई थी, परमाणु संयंत्र है चेरनोबिल के नाम से, जो परमाणु संयंत्र है यह यूक्रेन में पाया जाता है। और उस समय की जो घटना हुई थी वो 1986 में, चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी 1986 में हुई थी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी, परमाणु दुर्घटना, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग बहुत मारे गए। वो लोग कुछ परीक्षण कर रहे थे, परीक्षण के दौरान वहाँ पर विस्फोट हुआ, जो रेडियो एक्टिव तरंगे निकली और वहाँ बहुत प्रभावित की। आज भी वहाँ पर के जो मानव हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग बहुत प्रभावित हैं उस रेडियो एक्टिव किरणों के कारण। अगला है, भारत में भी उसी तरह का एक दुर्घटना हुआ था, भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में। भोपाल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भारत के अंदर पहली। उस जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो गैस रिसाव के कारण जो हुई थी, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके कारण वह दुर्घटना हुई थी।
ध्यान रहे दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और कंटिन्यू पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपी टेट, सुपर टेट, वनडे एग्ज़ाम, उन लोगों को तो पता ही रहेगा। तो कोशिश करिए, इसे नोट करिए अपने बुक में और इसे याद करने की कोशिश करिए। अगला है क्वेश्चन, धाड़ी विकास के 5 प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है। धाड़ी विकास में 5 प्रमुख चीज़ें मैं बता दूं आपको, तो आप लोग इसका आंसर खोज लीजिएगा। पहला है जैव विविधता, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है मौसम, चौथा है कृषि। ये बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है, मतलब 5 होते हैं, तो 5 यदि आप याद कर लेते तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते किसी न किसी परीक्षा में। तो चलो मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। नोट में लिखा हूँ मैं, धाड़ी विकास के 5 घटक। पहला घटक है जल, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है कृषि, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा है जैव विविधता। कहने का मतलब धाड़ी विकास में इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है। इसके लिए इन 5 घटकों को आप लोग याद करिए। इसमें है जल, जल को जानते हो, जल से ऊष्मा निकलती है। अगला है जल के ही द्वारा कृषि की जाती है, जल ही जीवन है, मतलब स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आपका तभी सही रहेगा जब जल आप एक एवरेज में आप लेते रहेंगे। आप ज़रूरत के हिसाब से आप यदि जल को लेते हो तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। इसी को जैव विविधता कहते हैं। इस तरह से आप याद करिए, जल ऊष्मा, जल से ऊष्मा, जल से कृषि होती है और जल से स्वास्थ्य सही रहता है, इसी को जैव विविधता नाम दिया गया है। ये मैं याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे मैं याद किया हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग ढूंढिए कि कौन सा नहीं है, धाड़ी विकास के 5 प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो ये तो शामिल है जैव विविधता, दूसरा स्वास्थ्य शामिल है, तीसरा है कृषि शामिल है, मतलब एक मौसम नहीं शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहे हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, ये बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। 10 साल बाद वो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसी जो उसमें बातें की गई थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे बताते हैं कि जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 10 साल बाद जो रियो में हुआ था उसी को रियो+10 करके ये जोहान्सबर्ग बना था। तो पहला जो हुआ था वो रियो जेनेरियो में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। ये सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2002 में वापस किया गया था, 10 साल बाद। तो ध्यान रहे, पृथ्वी सम्मेलन इसी को बोलते हैं या रियो जेनेरियो बोलते हैं। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिए कि यदि कभी भी पूछे कि रियो डी जेनेरियो कब हुआ था तो 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन दूसरा पृथ्वी या पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992। रियो डी जेनेरियो कब हुआ था, 1992। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह पहली को ही आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। ओके, अगला है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है। ये पूछ रहे हैं कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। इसका आंसर दोस्तों 2002। आगे कह रहे हैं कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों
का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका है? चार्ल्स लैमार्क का, फिटिंग का, डेविस का। ये फिटिंग महोदय ने क्या कहा था कि पर्यावरण जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग ही क्या है? पर्यावरण है। ये फिटिंग महोदय ने कहा था। पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं ये जान लीजिए। जैविक और अजैविक घटक हैं। जैविक प्लस अजैविक घटक को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये बात फिटिंग महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौन सा भौतिक वातावरण नहीं है ये बताना है। भौतिक वातावरण, खनिज, मिट्टी, बस्तियां या भूमि। ध्यान रहे, बस्तियां नहीं है। खनिज में मिट्टी आएगा, खनिज आएगा, तेल, जो भी खनिज चीज़, कोयला, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। मिट्टी भी भौतिक है, पृथ्वी भी भौतिक है, भूमि भौतिक है। बस्तियां मानव निर्मित है, इसके लिए बस्तियां भौतिक में नहीं आएंगी। ओके, आगे है। आगे कुछ इसके बारे में लिखा हूँ। भौतिक वातावरण पर्यावरण में होता है, ये ध्यान रहे। यह निर्जीव होता है, यह हमें प्रभावित करते हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन है, सतत व अस्थायी विकास की अवधारणा से संबंधित है। सतत विकास, अभी जो रियो डी जेनेरियो या कह सकते हैं कि जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वो भी सतत विकास को ही लेके हुआ था। तो उसी की बात कर रहे हैं। सतत व अस्थायी विकास की अवधारणा से संबंधित है। नियतिवादी अवधारणा, नियतिवादी को कहते हैं प्रकृतिवादी। संभववादी या मानववादी, जो संभव। नवनियतवादी, जो सतत चल रहा है, नया। तो ध्यान रहे कि जो नया चल रहा है, नवनियतवादी अवधारणा, यह सतत विकास से संबंधित है, सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है। ओके, अगला है आगे इसके बारे में। पर्यावरण की संरचना में 3 चीज़ें होती हैं, भौतिक, सांस्कृतिक, भौतिक प्लस जैविक प्लस सांस्कृतिक। इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ओजोन परत के बारे में मैं कुछ फैक्ट लिखा हूँ। ओजोन के बारे में यदि कुछ क्वेश्चन करता है तो आप लोग बताने की कोशिश करिए। ओजोन के संबंध में कुछ कथन नोट। पहला है, ओजोन के कारण इसमें सड़ी मछली की तरह गंध होती है। ओजोन जो होता है, ओजोन की जो गैस होती है, ओजोन, वो सड़ी मछली की तरह उसकी गंध होती है। दूसरा, यदि ओजोन चांदी को ऊपर पड़े तो चांदी को काला कर देता है। तीसरा फैक्ट है, यह कृत्रिम रेशे बनाने में इसका यूज किया जाता है। यदि ओजोन परत, जो ओजोन है, ओजोन परत से ही हम कृत्रिम रेशे, मजबूत रेशे बनते हैं, कृत्रिम रेशे। अगला चौथा फैक्ट यह है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओजोन कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ओजोन से कीड़ों को मारने के लिए उसका यूज किया जाता है। अगला है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु मिलके बनते हैं। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। यह क्षोभ मंडल में अक्रियाशील गैस है। यह ओजोन जो परत होती है, यह क्षोभ मंडल में इसकी कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि वो समताप मंडल में रेडियो एक्टिव किरणों को आने के लिए रोकने के लिए वो लेयर है। बाकी यह अक्रियाशील होती है क्षोभ मंडल में। आगे है, ओजोन को नष्ट करने वाले कारक। पहला तो क्लोरीन था, सब नंबर 1 पे क्लोरीन है। दूसरे नंबर पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तीसरे पे जल वाष्प है। ये बात ध्यान दीजिए, जल वाष्प, जो हम बारिश के समय में जल वाष्प निकलता है, वह ओजोन परत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
और ध्यान रहे उससे ज़्यादा क्लोरीन है, दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, तीसरे नंबर पे जलवाष्प आता है। नेचुरली है, वो तो होना ही है। अगला है कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, लैक्टोज खट्टे दूध में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगला बोल रहे हैं फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। अगला है टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें गलत है। तो ये बात तो सही है कि टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, अंगूर के रसों में अंगूर में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। और दूसरा सी भी फैक्ट सही है कि फार्मिक अम्ल चींटी में ही पाया जाता है, लाल चींटियों में। जो लाल चींटी होती है उसमें ज़्यादा मात्रा में यदि काटती हैं तो हमको जलन सा होता है, तो फार्मिक अम्ल के ही रीजन से होता है। अगला कार्बनिक अम्ल से ही सोडा वाटर बनता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वह कार्बनिक अम्ल ही उसमें मिलाया जाता है जो सोडा वाटर को तैयार करता है। अगला है लैक्टोज। हाँ, लैक्टोज पाया जाता है पर खट्टे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूधों में या दही में, पर लैक्टोज दूध में मीठे दूध में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रहे, तो यही हमारा फैक्ट गलत है। लैक्टोज मीठे दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। लैक्टोज मीठे दूध में, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। छोटी वाली चींटी अब घटक की श्रेणी में आती है, ये ध्यान दीजिए कि डिकम्पोजर भी कहते हैं। जो छोटी वाली चींटी रहती है किसी चीज़ को सड़ाने गलाने का भी काम करती है, उसको खा के ख़त्म कर देती है, तो डिकम्पोजर मतलब साफ कर देती है उनको। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसको बताने की कोशिश करिए कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र मेघालय में पाई जाती हैं। तो आप लोग से ध्यान दीजिए, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय में पाई जाती है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मेघालय में पाई जाती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन था, इसे बताने की मैं कोशिश किया। चलिए बाय। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग प्रिपेयर करिए, तैयार रहिए। ओके बाय।